खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। नलदेश्वर के कुंड में डूबने से स्कीम 2 निवासी युवक की गई जान। बारिश के दिनों में जलाशयों पर जोखिम उठा रहे हैं लोग। नाबालिग साथी ने किया खुदकुशी करने वाले युवक के थाने में टॉर्चर का खुलासा। शिवाजी पार्क क्षेत्र के निवासी ने थाने से छूटने के बाद खाया था जहर। अवैध नल कनेक्शन नहीं हटाने से खफा बाशिंदों ने किया प्रदर्शन। हरदेव विहार लाल डिग्गी के निवासियों में बना आक्रोश। और प्याज बीज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बना अलवर, कई प्रदेशों से पहुंचे खरीदार। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। नलदेश्वर में मंगलवार को एक युवक की कुंड में नहाते समय डूबने से मौत हो गई। अकबरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और SDRF की टीम ने यहां शव को पानी से बाहर निकाला। हालांकि यह धार्मिक स्थल पहाड़ों में होने की वजह से शव को नीचे लाने में मशक्कत करनी पड़ी। उल्लेखनीय है कि श्रावण मास में यहां लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। अलवर शहर के जुबलीबास स्कीम 2 निवासी निजी अस्पताल का कर्मी देव शर्मा रात्रि की ड्यूटी कर अपने साथी के साथ नलदेश्वर दर्शन के लिए गया था, लेकिन यहां उपला कुंड के पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। ASI सत्येंद्र मीणा ने घटना की जानकारी दी। वहीं SDRF कांस्टेबल सुरेंद्र ने बताया कि उनके दल के 10 कर्मचारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद पानी से शव को बाहर निकालकर ग्रामीणों और पुलिस के सहयोग से नीचे लाया गया। उधर सरपंच प्रतिनिधि पेमाराम सैनी ने बताया कि ऐसे स्थानों पर जाने वाले लोगों में जागरूकता का अभाव है। उन्हें पता नहीं होता कि पानी कितना गहरा है। इसके अलावा पहाड़ों से अचानक बरसात आने पर तेज गति से पानी आता है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 5 पुलिस कर्मचारियों की मांग के बावजूद यहां 2 पुलिसकर्मी ही लगे हुए हैं। SDRF कांस्टेबल सुरेंद्र 829 अलवर टीम से निवेदन ये बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे हमें 12 बजे सूचना मिली है पुलिस कंट्रोल रूम से। तो उसके बाद हम यहाँ तुरंत रवाना हुए और यहाँ पहुँचने के बाद गाँव सिविल पब्लिक ने उसको कुंड से बाहर तो निकाल लिया था, लेकिन वहाँ से ऊपर लाने बहुत दिक्कत पैदा हुई। वहाँ से लेके आए, बहुत रास्ता भी खराब था, कुंड पानी बह रहा था रास्ते में। हम 10 हैं, टीम है, एक पूरी टीम है SDRF की। हमें सूचना मिली कि आज नलदेश्वर के कुंड में एक व्यक्ति डूबकर मर गया है। उस पर हम तुरंत मौके पर पहुंचे। तो मौके पर पहुंचकर देखा तो एक दोस्त था, उसने बताया कि हम विपिन नाम का हम दोनों मीरा हॉस्पिटल में काम करते हैं। आज हम सुबह यहाँ नलदेश्वर के लिए प्रसाद चढ़ाने, महादेव जी के प्रसाद चढ़ाने हैं। तो पहले हम नहाने लग गए और हम तैरना भी नहीं जानते। खड़े खड़ा जब मेरा दोनों एक साथ नहा रहे थे तो इसका पैर फिसल गया, जिसका नाम देव शर्मा है। तो देव शर्मा पैर फिसल गया तो ये अंदर गहरे पानी में जाने से इसके डूब के इसकी मृत्यु हो गई। आगे जानकारी की जाएगी। और स्कीम नंबर 2 अलवर का रहने वाला है। उस कुंड के अंदर पानी आता है ऊपर से, और जनता को काफ़ी जागरूक करते हैं। काफ़ी लिखा रखा है, चारों तरफ इस बात के संकेत कर रखे हैं कि इस पानी के अंदर स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि लोगों को जागरूक होना चाहिए, और जहाँ पानी के बहाव क्षेत्र है वहाँ पानी में नहीं उतरना चाहिए। और जब सभी को पता है, पहले से ही ज्ञात है कि यहाँ लोग जो इस कुंड में जो नहाते हैं तो कोई भी घटना कभी भी घट सकती है। तो मैं तो पूरी जनता को और यहाँ आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं नलदेश्वर, कृपया उनसे हाथ जोड़ के हमारा यही निवेदन है कि हमारी टीम भी बराबर काम कर रही है। हमारे यहाँ जागरूक हैं लोग, जो हमारे टीम के लोग जो काम कर रहे हैं वो भी मना करते हैं, लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं। तो उनको मानना चाहिए, और ताकि इस तरह की घटना को अंजाम नहीं हो, दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो। गौरतलब है कि नलदेश्वर धाम पहाड़ पर स्थित है और यहां पहुंचने के लिए झरने और बरसाती नालों से गुजरना पड़ता है। साथ ही 3 पानी के कुंड बने हुए हैं। ऐसे में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जरूरत बनी हुई है। अलवर के शिवाजी पार्क क्षेत्र निवासी युवक अमित सैनी खुदकुशी मामले में नए तथ्य सामने आए हैं। 21 वर्षीय इस युवक ने 9 जुलाई को सुसाइड किया था। साथ ही पुलिस पर उसे झूठे मामलों में फंसाकर थाने में प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए 3 पुलिसकर्मियों सहित 6 लोगों के नाम सुसाइड नोट में लिखे थे।
वहीं पुलिस ने अमित के साथ 16 साल के नाबालिग को भी हिरासत में लिया था। इस नाबालिग का कहना है कि पुलिस ने अमित को लॉकअप में काफी टॉर्चर किया, उसे दूसरे कमरे में ले जाकर 4 बार पीटा गया और 16 केस कबूल करने का दबाव बनाया। इसके अलावा उसके प्राइवेट पार्ट के बाल तक उखाड़ दिए। इसके अलावा नाबालिग होने के बावजूद उसकी उम्र 19 लिखी और लॉकअप में रखकर पीटा। पुलिस ने अमित के पर्स, मोबाइल भी नहीं लौटाए और दूसरे दिन आने को कहा। 9 जुलाई को लॉकअप से बाहर आकर अमित ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया था। अमित सैनी के नाबालिग साथी ने बताया कि पुलिस उसे टेल्को सर्किल के पास एक निर्माणाधीन मकान पर ले गई और वहां कबाड़ चोरी के बारे में पूछताछ की। इस पर नाबालिग ने उन्हें बताया कि 5 जुलाई को उसने अमित के कहने पर कबाड़ का सामान उठाया था। चिकानी में कबाड़ी को बेच दिया गया। इसके बाद पुलिस ने कबाड़ी से चोरी का माल बरामद कर नाबालिग को लॉकअप में बंद कर दिया। करीब 3 घंटे बाद अमित को भी यहां लाया गया और टॉर्चर किया गया। साथ ही चोरी के 16 केस कबूल करने का दबाव बनाया। 8 जुलाई को नाबालिग की नानी ने इन दोनों की जमानत दी थी। इसके अगले दिन अमित ने जहर खाकर जान दे दी थी। यह भी आरोप है कि अमित सैनी की मौत के बाद परिजन शिवाजी पार्क थाने पहुंचे तो पुलिस ने उन पर FIR में पुलिस कर्मियों के नाम हटाने का दबाव बनाया। पुलिस वाले आए थे, घर के बाहर से लेके गए थे। फिर तो उसके बाद में वो मेरे को ताने लग गए थे। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की थी। फिर उसके बाद में अमित आया था। फिर अमित को लेके आए थे वो लोग। फिर अमित को पीटा था बहुत तेज। मेरे को तो 1 बार मारा था, उसको बहुत तेज मारा था। कितना मारा था उसको? उसको मतलब 4 बार तो रिमांड पे चढ़ाया था। और फिर उसके बाद में उसके मतलब प्राइवेट नीचे और मतलब और बहुत सारी चीज़ करी हुई और पैक वैक बनवाए थे पुलिस वाले ने। तो फिर पुलिस वाले ने उसको पैक वैक पीने के बाद में फिर मारा था उसको। अच्छा। हाँ, तो मेरे को अमित बता रहे थे, जब हम थाने में था ना तो बता रहा था। SP साहब से मिले थे। SP साहब ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन इतना विश्वास नहीं है कि इस पे अच्छे से कार्रवाई हो पाएगी। क्योंकि मैं तो ये चाहती हूँ, मैंने SP साहब से भी यही गुहार लगाई थी। मैंने कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे बेटे का न्याय चाहिए। जिन्होंने भी मेरे बेटे के साथ गलत किया है उनको सख्त से सख्त और जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनको सजा दी जाए। जिस तरीके से मेरे बेटा तड़प तड़प के मरा है ना, मैं चाहती हूँ कि वही नौबत उनकी भी हो, तभी मेरे बेटे को शांति मिले और तभी मेरे मन को भी मिले। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे को न्याय मिल जाए। मेरे से तो 1 दफे भी नहीं मिला। शाम को फोन आयो थाना से, नहीं जो कही भाई आपका अमित है लक्ष्मण का पुत्र। मैंने कि भाई है के हुए थाने में है, उसको छुटाना कि नहीं, क्या मरवाओगे। उसी घड़ी मैंने वकील किया। वकील ने कि मैं तो जा नहीं सकता हूँ और मैं किसी से जमानत करवा दूंगा। उसने जमानत करवा दी और ये भी जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ डर का मारे तेरे घर आवे कि नहीं आवे। तो मेरे बेटे 8:30 बजे मेरे पास आया और मुझे आके उसी ने ये बोली, माँ मेरा मोबाइल भी नहीं है, मेरे पास फर्श भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, मेरी सारी खोस ली। मैंने कि बेटा कोई बात ना है, सुबह दिवा देखो। सुबह वकील घर पे आया, मेरे से 2000 रुपया ले गया और 500 रुपये लड़का से नुखी तू ये वकू दिया ना थाना वाला को, और तेरा मोबाइल फरस लिया ना और गाड़ी दे तो लिए ही नहीं, शाम को मैं लिया दूंगा। उधर सदर थाना SHO रमेश सैनी ने बताया कि बाल उखाड़ने वाली बातें मनगढ़ंत हैं। वहीं मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नलों के अवैध कनेक्शन काटने की मांग को लेकर प्रदर्शन के साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। यह समस्या लाल डिग्गी के समीप हरदेव विहार कॉलोनी की है। क्षेत्रीय निवासी कालीचरण जोशी ने बताया कि इस कॉलोनी में अवैध नल कनेक्शन मौजूद हैं। इस समय रोड की मरम्मत का कार्य भी चल रहा है। 2 दिन पहले जलदाय विभाग द्वारा अवैध कनेक्शन को काटा भी गया था, लेकिन कॉलोनी की एक गली में अवैध कनेक्शन किए हुए हैं। इसे लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है। इसके बावजूद जलदाय कर्मी इस गली में कार्रवाई के लिए नहीं पहुंचे।
निवासियों के अनुसार यदि रोड बन गया तो अवैध कनेक्शन नीचे दब जाएंगे और इसके बाद अवैध कनेक्शन हटना मुश्किल हो जाएगा। वहीं मोहल्ला निवासी अमित सिंह तोमर ने बताया कि उनके वैध कनेक्शन को तो काट दिया गया, लेकिन अवैध कनेक्शन पर कार्रवाई नहीं की जा रही। इसे लेकर लोगों ने विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। जलदाय विभाग के एईएन और जेईएन दोनों आए थे, उन्होंने 15 कनेक्शन काट दिए अवैध कनेक्शन। 27 को फिर आए दोनों लोग 15 कनेक्शन और काट गए। 30 कनेक्शन काटने के बाद उन दूसरी गली वालों ने कनेक्शन दोबारा कर लिए, हमारे काट दिए। उनके कनेक्शन लगा, उनकी हाजिरी में कनेक्शन किए लोगों ने, न तो एईएन ने मना किया न जेईएन ने मना किया। इसके बाद हमने कार्रवाई के लिए जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता लोकल और एडिशनल अभियंता श्री भवानी सिंह शेखावत के पास 27 तारीख से आज डेट तक हम उनके ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं और यही जवाब मिलता है कि जाब्ता मिलेगा तो हम आपको ये कनेक्शन काटेंगे। लेकिन 5 जुलाई को बिना जाब्ता के जेईएन आया और मेरा कनेक्शन अब वैध कनेक्शन काट के चला गया और अवैध कनेक्शन उन्होंने नहीं काटे बिना पुलिस जाब्ता के। मैं 19 जून को जन सुनवाई में गया कलेक्टर से, एससी ने मेरे ये वायदा किया कि मैं 3 दिन के अंदर आपके कनेक्शन कटवा दूंगा। लेकिन 19 जून के बाद दूसरी भी जन सुनवाई आने की है। कल मैं कलेक्टर से फिर मिला, कलेक्टर ने कहा कि एक्शन को कहो कनेक्शन काट के आए, लेकिन अभी तक कोई रिटर्न वहाँ मेरे पास कोई नहीं आया, कनेक्शन काटने के लिए नहीं आया। ये अलवर शहर में वार्ड नंबर 28 में हरदेव विहार लालडगी के पास है, जहाँ बिल जमा होते हैं बिजली, उसके सामने ये गली जा रही है जयपल्टन गेट पे। यहाँ ये बात है कि ये करीब 1.5 महीने से हम लोग यहाँ जो अवैध कनेक्शन लगे हुए हैं उनको कटवाने के लिए 27/5 से लग रहे हैं, जलदाय विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जलदाय विभाग अवैध कनेक्टरों को काटने नहीं आ रहा और जो काट के ले गया है वो कह रहा है कि हम अवैध काट के लाए, लेकिन वैधों को काट के चले गए। नई सड़क यहाँ बन रही है, हम भी चाहते हैं सड़क नई अच्छी बने और अवैध कनेक्शन कटें। बार हम कलेक्टर साहब की जन सुनवाई में भी गए थे, उन्होंने कहा 3 दिन में कट जाएंगे, लेकिन नहीं कटे। 19 जून को उसके बाद हम 2 बार कल भी कलेक्टर साहब से मिल के आए, जो कि आज भास्कर में आया है, तो हम बार कर रहे हैं, लेकिन अब ये सड़क बन जाएगी तो कनेक्शन यहाँ दब जाएंगे। इसमें जो पहली गली पड़ती है जहाँ से हम खड़े हैं उसमें 63 नंबर से 77 नंबर तक प्लॉट हैं, उन्होंने जो है दोबारा मेन लाइन से जो है दोबारा कनेक्शन ले लिए। हर एक के यहाँ 2-2 कनेक्शन है, हम चाहते हैं हर घर में 1 कनेक्शन हो। अलवर जिला प्याज उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके बीज के लिए किसानों को गुजरात जाना पड़ता था। वहीं पिछले अरसे में किसानों ने अलवर में ही बीज का उत्पादन शुरू कर दिया है। यह बीज पूरे देश में निर्यात भी किया जा रहा है। प्रमुख कारोबारी अभय सैनी ने बताया कि प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से खरीदार आकर बीज ले जा रहे हैं। सैनी के अनुसार प्याज उत्पादन के समय केंद्र सरकार निर्यात पर अधिक टैक्स लगा देती है, ऐसे में किसानों को प्याज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। वहीं अलवर में बड़ी प्याज मंडी की भी जरूरत है। सैनी ने यह भी कहा कि किसानों को नकली खाद बीज से बड़ा नुकसान होता है, ऐसे में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा छापे मारकर सराहनीय कार्य कर रहे हैं। यदि किसानों को उचित समय पर असली खाद बीज के साथ बिजली पानी मिले तो वह बढ़िया पैदावार कर देश के विकास में योगदान दे सकता है। सर, अलवर में किसान बीज बना रहे हैं, आप किसानों को बीज उपलब्ध कराने, अलवर का स्थानीय बीज है, लेकिन क्या खासियत है और बाहर के बीजों से ये कैसे बेस्ट है, कैसे अच्छा है? आप प्याज के बड़े कारोबारी हैं और किसानों के लाडले व्यापारी हैं, क्या कहना चाहिए? ये जो प्रश्न आपने किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारी बात को आम जन तक पहुंचा रहे हैं उसके लिए मैं आपका टीवी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि आज के तारीख में जहां आर्थिक युग हो गया है उस युग में भी आपका चैनल किसान की बात करता है, बड़ा हमें सौभाग्य की बात है। अलवर जो है वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ प्याज लगता है, और पहले यहाँ पर प्याज का जो बीज था वो इस तरह का जो छोटा बीज होता है जिसको कण से तैयार किया जाता है, जिसे हम छोटे गंठी कहते हैं, और इस पौध की गंठी को हम सुखाकर इसको लगाते हैं। पहले ये तैयार होता था गुजरात में, वहाँ से हम इसको लेके आते थे, हमारे यहाँ खेतों में लगाते थे और फिर उसके बाद पैदावार देते थे। लेकिन धीरे धीरे चलन ये हो गया कि अब अलवर में भी ये बीज तैयार होने लग गया। पहले इतना ही बीज होता था जिससे हम आपस में आजू बाजू के लोग एक दूसरे से खरीद के लगाते थे।
लेकिन अभी इसकी पैदावार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने लग गई और अब अलवर से बाहर माल जा रहा है, एमपी में जा रहा है, महाराष्ट्र में जा रहा है, गुजरात में जा रहा है, पंजाब में जा रहा है, हरियाणा में जा रहा है, उत्तरांचल में जा रहा है, उत्तराखंड में जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जा रहा है। और ये हमारा जो बीज है वहाँ के किसान लेके जा रहे हैं और इस किसान को वहाँ पर रोप कर और प्याज पैदा कर रहे हैं, जिससे उनको काफ़ी लाभ हो रहा है और हमारे किसानों को भी इससे लाभ है, क्योंकि हमें भी एक नया फसल मिल गई है, प्याज के साथ साथ प्याज के बीज का भी काम। सर, अलवर में प्याज बड़ा उत्पादन क्षेत्र है, अब प्याज के बीज का भी बड़ा हो गया। आपको लगता है कि किसान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आधुनिकता की ओर किसान जा रहा है? ये वो पावन धरती है जिसे महाराजा भर्तृहरि की तपोवन भूमि कहते हैं। इस धरती पर भी बड़े योद्धा हुए, जिन योद्धाओं का सनखम मेवाती का नाम से भी जाना गया। इस धरती के ऊपर आने वाले समय में और भी हम लोग नए आयाम लेके आना चाहते हैं, जिससे मेवात अंचल में, इस अंचल में अब किसान धीरे धीरे नई तकनीक की ओर जा रहा है और इन तकनीकों के आधार पर उसे उसकी रोजी रोजगार में भी लाभ मिल रहा है। बच्चों पढ़े लिखे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं मिल रहे हैं। अब नहीं मिल रही है तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे अपनी कृषि कार्य को ही नई तकनीक का रूप देकर उसे आगे बढ़ा रहे हैं, पशुपालन को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे हम धीरे धीरे समृद्धता की ओर जा रहे हैं। अलवर में आने वाले समय में प्याज की एक बड़ी मंडी होगी। प्याज की बड़ी मंडी जब हुई है, उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर प्याज का बीज बढ़ा है और प्याज का बीज बढ़ने से एक मंडी का डेवलप हुआ है और शीघ्र हम ये काला कण भी पैदा करना चालू कराएंगे किसानों से। जो हम बाहर से लेके आते हैं उस काले कण को भी हम खुद बीज बनाएंगे और हम किसानों को देंगे। ऐसी हम आने वाले समय में अपनी स्कीम है। सर, प्याज की अच्छी उत्पादनता आपको लगता है कि बेरोजगारी को कुछ हद तक दूर कर सकती है? हाँ, प्याज की अच्छी उत्पादनता बेरोजगारी को बहुत हद तक कृषि क्षेत्र में कर सकती है, लेकिन सरकार की नीतियों में बदलाव होना चाहिए। एक तरफ तो सरकार कुछ चीज़ों पर सब्सिडी देती है और दूसरी तरफ सरकार किसान की पैदा होने वाली फसल को दूसरे देशों में जाने पर उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाती है। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। किसान आयोग में भी वो लोग बैठाए हैं जिन लोगों ने कभी खेती नहीं करी। भाई, आप किसान की बात को सुनने और समझने के लिए किसानों के प्रतिनिधियों से चर्चा होनी चाहिए, उनके लाभ हानि का पता लगना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं का पता लगना चाहिए। देश में किसान समृद्ध होगा तो भारतवर्ष समृद्ध होगा। मोदी जी ने कहा था कि स्वदेशी अपनाएंगे देश को ताकतवर बनाएंगे। हम मोदी जी से निवेदन करते हैं कि स्वदेशी अपनाने के लिए कुछ नए कानून बने जिससे किसान समृद्ध। पीडब्ल्यूडी के एक अभियान के तहत रक्षाबंधन पर बहनों को अपने भाइयों से सुरक्षा का तोहफा मिलेगा। इसके तहत ISI मार्का हेलमेट महज 300 रुपए में उपलब्ध होंगे। सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान के तहत स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। मंगलवार को अलवर के नजर बगीची स्थित स्काउट एंड गाइड कार्यालय में डाइट के विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई। पीडब्ल्यूडी जूनियर रेंज अधिकारी अक्षिता सोनी ने बताया कि इस बार रक्षाबंधन पर विभाग एक खास पहल करने जा रहा है। पर्व से एक दिन पहले ISI मार्का स्टील हेलमेट 300 रुपए में वितरित किए जाएंगे। ऐसे में बहन अपने भाई को राखी बांधने के साथ हेलमेट भेंट कर उसकी सुरक्षा की कामना कर सकेगी। वहीं भाई भी अपनी बहन को बतौर उपहार हेलमेट गिफ्ट कर सकेंगे। अभी तक अलवर जिले में 100 से अधिक लोगों ने इस अभियान के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से एक अभियान चल रहा है, सुषमा अभियान, यानी सुरक्षित सड़क मार्ग ये अभियान है। इसके तहत हम बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, गर्ल्स को एक जागरूकता अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रोड पर कैसे सुरक्षित रहें यह अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से उन्हें बताएंगे। और साथ ही हेलमेट वितरण होगा, जिसमें ISI मार्का का हेलमेट होगा, स्टील बर्ड कंपनी का होगा, जिसकी कीमत 1200 रुपये है और उसे 300 रुपये में हमारे विभाग द्वारा दिया जा रहा है। इसके लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन जितने भी होंगे उसके अकॉर्डिंगली इन्हें रक्षाबंधन पर्व से पहले बच्चों को दिया जाएगा। हमारा उद्देश्य, इस अभियान का उद्देश्य इस रक्षाबंधन बहन अपने भाई को हाथ में राखी या धागा बांधने के साथ साथ अपने भाई की सुरक्षात्मक सर की सुरक्षा एक सुरक्षा कवच के साथ यानी हेलमेट के साथ करेंगे और भाई भी अपनी बहन को उपहार के साथ साथ उसकी सुरक्षा, यदि बहन स्कूटर चलाती है तो हेलमेट देकर करेंगे। इस अभियान के तहत यह अभियान पूरे राजस्थान में चलाया जा रहा है, जिसमें
काफ़ी लोगों को अवेयर कर दिया गया है। हमारा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करके एक्सीडेंट्स को और अपने मार्ग को सुरक्षित करना, लोगों को बताना, जागरूक करना कि रोड पर बने साइन बोर्ड्स किस चीज़ के लिए होते हैं, वह उन्हें मददगार, उनके यात्रा में मददगार साबित होते हैं। उन्हें जाने, पहचाने, समझे और उनका सही रूप से इस्तेमाल। अलवर शहर के नयाबास स्थित बीएल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए सेना की टीम पहुंची। इनमें 16 डोगरा रेजिमेंट से कैप्टन उदय ढडवाल, सूबेदार नेकराम, लांस नायक अंकुश कुमार एवं अभिषेक आदि शामिल थे। उनका बच्चों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं कैप्टन उदय ढडवाल ने प्रोजेक्टर के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित चित्रों को स्क्रीन पर बच्चों को दिखाया। साथ ही बताया कि पाकिस्तान के किन किन आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त किया गया। उन्होंने आर्मी की वेबसाइट एवं माध्यमों के बारे में बताया जहां से बच्चे आर्मी की सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आर्मी ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित किया। उधर विद्यालय परिवार की ओर से प्रिंसिपल सुमन बिलखा, कनन बिलखा, मुकेश कुमार तिवारी सहित प्रमोद मलिक, देवी सिंह, बीना अरोड़ा एवं रेणु का सहयोग रहा, जबकि मंच संचालन निदेशक सुनील बिलखा द्वारा किया गया। अलवर शहर के स्टेशन रोड तेज मंडी के पास स्थित ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑफिस में ताला तोड़कर शातिरों ने चोरी कर ली। मंगलवार सुबह जब ग्लोब QTS कंपनी के संचालक ऑफिस पहुंचे तो चोरी का पता चला। इस कार्यालय में कार्मिक कृष्ण शर्मा ने बताया कि चोर ताला तोड़कर अंदर घुसे और एक कैमरे से चिप एवं पेन ड्राइव चोरी कर ले गए। बताया जा रहा है कि चोरी से लगभग 4000 रुपए का नुकसान हुआ है। ट्रांसपोर्ट कंपनी माल परिवहन का कार्य करती है। वहीं कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। भैया नाम क्या आपका? मेरा नाम कृष्ण शर्मा। कौन सी ट्रांसपोर्ट आपकी और कहाँ पे क्या चोरी हुई है? ग्लोब QTS ट्रांसपोर्ट कंपनी हमारे एक तो कैमरे के मेमोरी कार्ड निकाल ले गए थे और एक CPU के वो ले गए थे पेन ड्राइव। चोरी की घटना कब हुई है? रात को ये रात को 8:30 बजे हम ऑफिस बढ़ा के गए थे, उसके बाद हुई। क्या आपको सुबह कैसे पता लगा? हम सुबह 9:30 बजे ऑफिस आने खोला था, जब मिला था टूटे ताला मिला है, कार्टून फटे मिले हैं, हमारे को सामान फैला हुआ मिला है सारा। अलवर में मन्निका बड़ के समीप श्री एकलिंग जी महादेव मंदिर में सावन के सोमवार के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। यहां एकलिंग महादेव भजन संध्या परिवार समिति की ओर से भगवान शिव का नगर भ्रमण निकाला गया। इस अवसर पर भगवान शिव की मनमोहक झांकी सजाई गई और बैंड बाजे एवं डीजे के साथ भक्त नाचते गाते नजर आए। यह नगर भ्रमण प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस मंदिर पहुंचा। उधर मंदिर पुजारी पुष्कर नारायण त्रिवेदी ने बताया कि श्रावण मास के दूसरे सोमवार को मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। और वहीं अलवर में सागर के समीप पुरानी ट्रेजरी के सामने हनुमान जी मंदिर का 11वां स्थापना दिवस मनाया गया। पंडित गोविंद शर्मा ने बताया कि इस मौके पर अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। वहीं श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है। इसके बाद भगवान को भोग लगाया गया। साथ ही भंडारे में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आज जो है 11वां भोलेनाथ जी की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जलाभिषेक और प्रसादी का आयोजन किया गया। कब से चल रहा है कार्यक्रम? ये 11वां है आज। 11वां है। हाँ। और क्या क्या कार्यक्रम है इसका? है अभिषेक के बाद में भोजन प्रसादी है। और कौन सी जगह है? ये बाग वाला हनुमान जी नई ट्रेजी के सामने। जी आज जो अभिषेक किया जा रहा है, ये बाग वाले हनुमान जी नई ट्रेजरी के पास शिवालय है और इस पर सहस्त्र धारा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु अपनी अपनी इच्छा से यहाँ जलाभिषेक चल रहा है। लगातार कार्यक्रम चल रहा है करीबन 1 घंटे से और अभी चलता रहेगा। सहस्त्र धारा का आयोजन है। ये प्रोग्राम होने के बाद, जलधारा होने के बाद यहाँ भोजन प्रसादी का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि आम लोग सभी के लिए भोजन प्रसादी है, जिसमें अपने खीर, मालपुए, सब्जी, पूरी, ये सारा का सारा प्रसादी के रूप में ग्रहण करें। पीटीईटी परीक्षा के लिए आवेदकों की संख्या घट रही है। एटेक जिला महासचिव तेजपाल सैनी के अनुसार इसकी वजह रोजगार नहीं मिलना है। बड़ी संख्या में युवा बीएड एवं एमएड की डिग्री हासिल करने के बाद जॉब के इंतजार में हैं। इसके बावजूद सरकारी स्कूलों को समानीकरण एवं एकीकरण योजना के अंतर्गत बंद किया जा रहा है। इसके अलावा रिक्त पड़े पदों पर भर्तियां नहीं हो रही। ऐसे में पीटीईटी की परीक्षा से मोहभंग हो रहा है।
सैनी ने यह भी कहा कि प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रति भी छात्रों का रुझान कम हो गया है और सीटें खाली रहने लगी हैं। इसकी वजह भी पर्याप्त रोजगार का अभाव है। इसी तरह प्रदेश में बीएड कॉलेजों में लगभग 1,60,000 सीटें हैं, लेकिन घटते आवेदनों के कारण सीटें खाली रहने लगी हैं। वर्ष 2023 में कुल 5,21,576 आवेदक थे, जिनकी संख्या 2025 में घटकर 2,73,122 रह गई। एटक पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार को इस सेक्टर में जॉब सृजित करने होंगे। पीटीईटी का जो एग्ज़ाम है उसमें लगातार संख्या घट रही है। इससे पूर्व में जो इंजीनियरिंग कॉलेज थे हमारे, उनमें भी लगातार बच्चों की संख्या घट रही है। इसका मुख्य कारण तो हम तो ये मानते हैं कि इतनी ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी, कड़े एग्ज़ाम देने के बावजूद भी रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। इसलिए नौजवान मायूस हो रहे हैं। अगर रोज़गार सही टाइम से मिले तो कोई बात भी हो। अब पीटीईटी का एग्ज़ाम हमारे राजस्थान में तो होता है, परंतु जो पड़ोसी राज्य हैं, जहाँ की जो समाचार पत्रों में जो आ रहा है, उसके हिसाब से वहाँ बिना एग्ज़ाम दिए ही डिग्रियाँ मिल रही है। तो वो डिग्रियों की मान्यता भी हमारे प्रदेश में है। तो ऐसी स्थिति में पीटीईटी का एग्ज़ाम कौन देगा, कौन इतनी मेहनत करेगा, कौन कोचिंग करेगा। तो उस हिसाब से वहाँ जो फर्जी डिग्रियाँ भी आ रही है, उससे भी हमारे प्रदेश पर इसका असर पड़ रहा है। अलवर ग्रामीण क्षेत्र के उमरैण में वन विभाग द्वारा मंदिर के तोड़फोड़ को लेकर प्रदेश कांग्रेस महासचिव अशोक कुमार सैनी ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि कई मंदिरों में ऐसी घटना सामने आ चुकी है। यह दर्शाता है कि भाजपा मंदिर और हिंदुओं के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है, साथ ही वोट हासिल करने के लिए लोगों को गुमराह किया जाता है। सैनी के अनुसार यह कार्रवाई अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लोगों को डराने के लिए की गई है। वजह यह है कि इन लोगों ने सिलीसेड क्षेत्र में बोरिंग लगाने का विरोध किया था। पीसीसी महासचिव ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। सर, अलवर के उमरैन में जिस तरह से भोले बाबा का मंदिर, शिव भगवान का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर तोड़ा गया है, उसके बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और लोग पंचायत भी कर रहे हैं। तो इस तरह के हालात हैं। आप पार्टी के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि वहाँ के लोकल जो लोग आक्रोश हैं, वहाँ शिव मंदिर बना हुआ है, बहुत पुराना मंदिर है, उसको वहाँ से हटाया जा रहा है, इसलिए कि वो सर्स का क्षेत्र में है, वहाँ भीड़ भाड़ होती है। एक तरफ ये अपने नरनी का पारा महादेव नारायण भगवान का मंदिर है, वहाँ पे भी इन्होंने कुछ दिन तोड़ा फोड़ी करी है। तो ये ऐसे मंदिरों के पीछे क्यों लग रहे हैं? जो पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने बनाए हुए हैं, उनको मंदिरों को वहाँ पूजा पाठ की जाती है। एक तरफ ये भगवान की आस्था के लिए प्रति है, बीजेपी करती है। एक तरफ बड़े बड़े मंदिरों में लगा रही है, अयोध्या मंदिर बना दिया, वो कर दिया, बड़े बड़े मंदिरों में करती है, जहाँ करोड़ों रुपये खर्च करती है। एक जहाँ वो काम कर रहे हैं, जहाँ वाई लूटे दुनिया के, वो वाई करे उन मंदिरों, और यहाँ लोकल स्थानीय जो छोटे छोटे मंदिर हैं उनको हटाया जा रहा है बीजेपी सरकार। और ये राजस्थान में भजनलाल सरकार ही ऐसा नहीं कर रही। इससे पूर्व वसुंधरा सरकार थी, जब जयपुर में इन्होंने सैकड़ों मंदिर तोड़ फोड़ करें, जबकि और कांग्रेस को बदनाम करते हैं, ये कांग्रेस के राज में होता है, जबकि हकीकत ये है बीजेपी के राज में जितने मंदिर हटाए गए हैं, कांग्रेस के राज में कोई मंदिर नहीं हटाया गया था। इस तरह से आज स्थानीय लोग आक्रोश है, और वो बहुत ज़्यादा आक्रोश है, इसलिए इनको रोका जाए और तोड़ फोड़ जो कर रहे हैं स्थानीय मंदिरों से, उनको रोका जाए। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि जो सिलीसेड में जो ट्यूबवेल लगनी थी, तो ट्यूबवेल का जो विरोध किया है, तो उससे सरकार और की फजीहत हुई है। मुख्यमंत्री खुद उद्घाटन करके गए थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने विरोध कर दिया। आपको तो लगता है कि लोगों के जो बोरिंगों का, जो ट्यूबवेलों का जो विरोध किया है, उसकी नाराजगी बस सरकार ने मंदिर को तोड़े हैं, या कोई और मंशा नजर आती है आपको? नहीं, ये स्पष्ट है। यहाँ हमारे जो दो मंत्री यहाँ राजस्थान में भी हमारे अलवर से हैं, वन मंत्री, और केंद्र में भी हमारे अलवर से सांसद है, वो वन मंत्री है। इन्होंने वहाँ से सिलीसेड से पानी लाने के लिए वहाँ ट्यूबवेल लगाने के वो था सरकार की स्कीम, लेकिन स्थानीय लोगों ने वहाँ पानी की संकट आ सकता है भविष्य में, उसको देखते हुए उन्होंने विरोध किया था। उस विरोध के कारण ये सब पनप रहा है कि वहाँ की पब्लिक को किस तरह से परेशान किया जाए। वहाँ पे जो स्थानीय मंदिर है वही पब्लिक वहाँ से जाती है, तो उनको परेशान करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है कि पब्लिक को वहाँ से कैसे परेशान किया जाए। तो ये पूरी तरह से गलत है, इसके हम घोर निंदा करते हैं।
सर आपको लगता है कि वन क्षेत्र में जितने भी मंदिर हैं किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए या फिर सबको किया जाना चाहिए? सरकार की दोहरी एक तरह से कार्रवाई है, नीति है। बिल्कुल सही है। अगर ऐसे दौरे क्यों, अगर हटाया तो जाए तो फिर बहुत से मंदिर ऐसे जो सरस्का के अंदर है, हमारे प्राचीन मंदिर हैं। आज भतरी बाबा का मंदिर है वो पूरी तरह सरस्का में अंदर है। हमारे पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर है वो तो बिल्कुल सरस्का के अंदर है। वहाँ जाती है भीड़, पब्लिक जाती है पूजा करने के लिए। तो वहाँ इस तरह से वहाँ सुविधा दे रखी है, वहाँ इस बार को जाएंगे, इसको नहीं जाएंगे, उस तरह की सुविधाएं ऐसे यहाँ मंदिर पे भी करी जाए। सरस्का क्षेत्र में पूरा क्षेत्र है सरस्का का, वहाँ आसपास जो रह रहे हैं उमरैन के पास लगता हुआ है सरस्का, तो इसलिए यहाँ वहाँ अन्य सुविधा दी जाए और सुरक्षा की वो व्यवस्था की जाए, न कि वहाँ से मंदिर हटाया जाए। एक तरफ तो यहाँ बड़े बड़े मंदिरों में वह इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक तरफ ये कर रहे हैं। इस तरह से अगर परेशानी करेंगे तो जो पर्यटन का जो आज राजस्थान सरकार को जो फायदा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है पर्यटन के हिसाब से, वो पर्यटन आना बंद कर देंगे। इस तरह से अगर परेशानी करेंगे तो इसमें राज्य सरकार को कदम उठाना चाहिए और इस तरह से जो स्थानीय मंदिरों हैं उनको हटाने से रोकना चाहिए। एक तरफ तो पिछली सरकार जो हमारी कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे आपको ध्यान होगा राजगढ़ बाईपास का निर्माण हो रहा था। उस टाइम पे एक शिव मंदिर वहाँ आ रहता था, उसको जब हटाने की बात चल रही थी बाईपास रोड पर, तो ये बीजेपी के सारे नेता प्रदेश तक के सब सड़क पर आ गए थे। तब तो ये बड़े वो हो रहे थे मंदिर नहीं हटने देंगे और आज ये खुद ही मंदिरों को हटाने में लगे हुए हैं। तो इनकी दोहरी नीति है, कहते कुछ है करते कुछ है। तो ये पब्लिक आज इनकी दोहरी नीति को समझ चुकी है और समय आने पर इसका बहुत अच्छा जवाब देगी। इनके जूते मार मार के इनको राजस्थान से भी और केंद्र से भी इनको सत्ता से बाहर करेगी। तो पब्लिक समझ रही है, तो ये कदम उठाना चाहिए सरकार को। और वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में प्रस्तावित फेरबदल पर आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस समय सरिस्का में 40 से अधिक बाघ हो गए हैं, साथ ही सीमा से निकलकर वे हरियाणा बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद भी यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है जिससे बंद खानों को शुरू करने का रास्ता निकाला जा सके। वहीं इसके जरिए कई होटलों को बचाया जा रहा है। सैनी के अनुसार पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने इसके पीछे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ऐसे में सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में कमेटी द्वारा इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। सर सरिस्का की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है और वहाँ पर अवैध होटल जो सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद संचालित हैं और वहाँ पर जो खनन कार्य है उसको शुरू करने के लिए सरकार ने परमिशन दे दी है और ये 1 महीने के अंदर ही सब कुछ युद्ध स्तर पर किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता पूर्व विधायक राष्ट्रीय प्रतिनिधि रहे ज्ञानदेव आहूजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाए हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और केंद्रीय और राज्य दोनों मंत्री जो पर्यावरण मंत्री हैं वो अलवर से ही हैं। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। आप पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि आज केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, राजस्थान में भी बीजेपी सरकार है, डबल इंजन की इनकी सरकार चली हुई है। सुप्रीम कोर्ट के सरिस्का को लेकर के स्पष्ट आदेश है कि वहाँ जो खनन चल रहा है उनको रोक लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। आज बीजेपी सरकार है तो राजस्थान के यहाँ खान माफियाओं को लाभ पहुँचाने के लिए वहाँ सरिस्का का जो एरिया है उसको कम करके उनको खान एरियाओं को बाहर निकाल करके उनको परमिशन दी जा रही है। ये खुला भ्रष्टाचार है। इनके पूर्व विधायक, इनके वरिष्ठ बीजेपी के नेता आदरणीय ज्ञानदेव आहूजा जी ने ये 2 दिन पहले आपके मीडिया के माध्यम से प्रश्न उठाया है कि यहाँ भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। बहुत बुरा 100 करोड़ का कह रहे हैं कि 100 करोड़ नहीं, हज़ारों करोड़ का मामला है ये, जो राजस्थान के पर्यावरण मंत्री, वन मंत्री और केंद्र के वन मंत्री दोनों ने मिल करके ये षड्यंत्र रच रहा है और इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। एक तरफ हमारे जो पिछली पूर्व सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने सरिस्का को पनपाने के लिए यहाँ टाइगरों को और दूसरी जगह से यहाँ टाइगरों को लेकर आए। आज टाइगरों की संख्या 40 से आसपास है। उनको एरिया कम पड़ रहा है। आपके पेपर के माध्यम से पता लगता है कि कई बार टाइगर अलवर शहर में आ जाते हैं, कई बार पता लगा है कि हम राजस्थान सीमा छोड़कर हरियाणा में चले जाते हैं। उनको एरिया कम पड़ रहा है और ये बीजेपी सरकार है उनका एरिया को कम करने की कोशिश कर रही है। उनकी सुविधाओं के लिए तो ध्यान दे नहीं रही। उनको पानी की वहाँ व्यवस्था की जाए और कोई व्यवस्था दी जाए ताकि टाइगर बाहर नहीं निकले, लेकिन उसका जो सरिस्का का जो एरिया है उसको कम करके खान माफियाओं को पनपाने के लिए उनसे मोटी रकम लेकर के उनको क्षेत्र को बाहर निकालने के लिए ये मोटा भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के
खान माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कर रही हैं। एक तरफ वहाँ पर जो सरस का क्षेत्र में हमारे जो गांव आ रहे हैं, जो गरीब आदमी रह रहे हैं, उनको तो बाहर निकालने की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ जो होटल माफिया हैं उनको वहाँ बसाया जा रहा है। आज हमारे देखते देखते तो 50 होटल वहाँ बन चुकी है। तो कहाँ कैसे बन रही है? सरस का क्षेत्र के अंदर होटलें बन रही हैं, उनको तो रोक नहीं रहा। और बाहर के जो वहाँ बसे हुए बेचारे गरीब आदमी, उनको वहाँ से निकाला जा रहा है कि टाइगर को सुरक्षित रखने के लिए। तो ये उनसे डिस्टर्ब नहीं होंगे होटलों से। तो ये होटल वालों से मोटी रकम ली जा रही है, उनको वहाँ के होटल खोले जा रहे हैं। ये खाली भ्रष्टाचार फैलाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जो नेता हैं, मोटी रकम लेकर के उनको प्रमोशन दे रहे हैं। ये खुला भ्रष्टाचार फैल रहा है। तो जिस तरह से ज्ञानदेव आहूजा ने आरोप लगाया है, और जब आप 1000 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने 100 करोड़ से ज़्यादा का आरोप लगाया है, जब 100 और 1000 करोड़ का आरोप लग रहे हैं, तो आपको लगता है कि इसकी सीबीआई या अन्य कोई जांच एजेंसी से जांच होनी चाहिए? बिल्कुल। वो इसकी जो ज्ञानदेव आहूजा जी ने खुद ने उठाया, हम ये चाह रहे हैं, आज अलवर की पब्लिक चाहेगी कि ये जो भ्रष्टाचार का मोटा मामला है, इसके खान माफियाओं का ये हम आंकड़े वैसे ही है, तो हमारी तरह 100,000 करोड़ का, तो हकीकत में सीबीआई से जांच कराई जाए ना इसकी। हम तो मांग करते हैं कि केंद्र सरकार से कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। और क्यों परमिशन दी जा रही है? खुला भ्रष्टाचार है, मोटी रकम दी जा रही है। इसलिए हमारी लोकल यहाँ से डिमांड है कि इस केस की सीबीआई से जांच कराई। भाजपा में हाल ही जिला उपाध्यक्ष बनाए गए मूलचंद डीगवाल ने अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव सहित प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल से मुलाकात की है। इस दौरान संगठन पर चर्चा की गई। वहीं इस नियुक्ति के लिए उन्होंने आभार भी जताया। डीगवाल ने बताया कि अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने उनसे मिलकर कई समस्याएं बताई हैं। इनका समाधान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव से मिलकर कराए जाने का आश्वासन दिया गया है। इस अवसर पर कई सरपंच भी मौजूद रहे। सर, जिले में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारिणी में जिस तरह से आपको जिम्मेदारी दी गई है जिला उपाध्यक्ष की, उसके बाद आप दिल्ली गए, प्रदेश प्रभारी और अलवर के सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव से आपकी मुलाकात हुई, किस तरह की चर्चा हुई, क्या कहा? मैं भूपेंद्र यादव जी को धन्यवाद देने गया जो मुझे कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी जो दी गई है, उसके लिए हमारे सांसद माननीय भूपेंद्र यादव जी को धन्यवाद ज्ञापित करने गया। और इस बीच इसके बाद में पार्टी कार्यालय जाके हमारे जो राजस्थान के प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल जी, उनसे भी मुलाकात की। उनसे भी मैंने धन्यवाद ज्ञापित किया जो पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है उसको बखूबी निभाऊंगा। और क्षेत्रीय जो जिस तरह की कोई समस्या होगी उस समस्याओं से हमारे मंत्री जी महोदय को अवगत करा के समस्या का अतिशीघ्र निराकरण करवाया जाएगा। सर, अलवर ग्रामीण क्षेत्र के जो विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि हैं, गणमान्य लोग हैं, वो आपसे मिले, क्षेत्र के विकास और समस्याओं पर क्या चर्चा हुई? देखिए, क्षेत्र के मालाखड़ा क्षेत्र वाले ग्रामीण के कई दिनों से, जब से मुझे उपाध्यक्ष पार्टी ने जिम्मेदारी दी है उपाध्यक्ष की, तो लोग, सामाजिक संगठनों के लोग और सभी मुझे बधाई देने आ रहे हैं। और उनका यही था कि भाई आपको जो जिम्मेदारी दी गई है पार्टी में, उसके लिए पार्टी में मैं अच्छे से काम करूं, लोगों को पार्टी के मैं जोड़ूं और पार्टी को सामाजिक तौर पर भी मजबूत करने का मेरा प्रयास रहेगा। और लोगों ने अपनी समस्या भी मुझे बताई, साहब ये समस्या ग्रामीण में है, इनका मैंने सभी लोगों को कहा है कि मंत्री महोदय के सामने आपकी समस्याओं को रखा जाएगा। मंत्री जी से समस्या को अवगत करा के और समस्याओं का निराकरण मंत्री महोदय के माध्यम। अलवर में साथी अभियान के तहत निराश्रित बच्चों के आधार पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में यह कैंप मिनी सचिवालय में संपन्न हुआ। इसका निर्देशन तहसीलदार रश्मि शर्मा ने किया। निराश्रित बच्चों को कानूनी पहचान प्रदान करने और उन्हें सामाजिक कल्याण योजनाओं तक पहुंचने में मदद करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। साथ ही इकाई के सदस्यों के साथ 100 से अधिक बच्चे अपने आधार पंजीकरण के लिए उत्साहपूर्वक शिविर में पहुंचे। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी ने शिविर का दौरा किया और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। जिला बाल पीड़ित प्रतिकर सहायता समिति ने एक समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए।
सोमवार को हुई इस बैठक के दौरान पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज किए गए मामलों में प्रतिकर यानी मुआवजा आवेदनों की प्रगति की समीक्षा हुई। इसके अलावा बाल पीड़ितों को न्याय के साथ ही त्वरित और पर्याप्त वित्तीय सहायता पर जोर दिया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे मोहनलाल सोनी ने की। इस दौरान बाल कल्याण समिति अध्यक्ष रेणु गुप्ता और डीएसपी मुकेश, भिवाड़ी एडिशनल एसपी कार्यालय के रीडर विनोद कुमार और अन्य प्रतिनिधियों ने संबंधित पहलुओं पर प्रकाश डाला। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने प्रदेश के युवाओं को संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कामकाजी आबादी अब कुल जनसंख्या का 63% हो चुकी है। यह 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की वह शक्ति है जो आने वाले वर्षों में राजस्थान को देश का सबसे युवा प्रदेश बना देगी। कर्नल राज्यवर्धन ने जानकारी दी कि राजस्थान कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा इस वर्ष लगभग 3 लाख युवाओं को 663 कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही 683 करोड़ रुपए से अधिक का भत्ता वितरित किया गया है। उन्होंने इसरो के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि 41 वर्षों बाद किसी भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाकर भारत का झंडा फहराया है। वातावरण और चुनौतियां किसी के जीवन में कम नहीं होती। शायद आपको बैठे हुए ये लगता होगा कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा चुनौती है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, साधारण सा ही उदाहरण होगा। एक पिंटू पोहन का, जो कलकत्ता के अंदर जिनकी पान की दुकान है। अब आप सब सोचेंगे मैं एक पान की दुकान का उदाहरण क्यों दे रहा हूं। पिंटू पोहन की कहानी किसी ने सुनी है आप में से? तो 10वीं पास करके उनको आगे पढ़ने का मौका नहीं मिला, उन्होंने पान की दुकान खोली और फिर उन्होंने उस पान की दुकान को चलाते हुए डिग्री हासिल करी, पढ़ाई करी खुद के पैसों से। और यही नहीं, उन्होंने पिछले 25 वर्ष के अंदर 12 नॉवेल्स लिखी हैं और 200 से ज्यादा कहानियां लिखी हैं। हरसौली फाटक के पास एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक नांगल सालिया निवासी बजरंग गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक ने बताया कि वह दोपहर में खैरथल आ रहा था। इसी दौरान हरसौली फाटक के पास ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हालांकि ट्रैक्टर चालक घायल को लेकर हरसौली अस्पताल पहुंचा, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद वह खिसक लिया। बाद में युवक को अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मैं बाइक से आ रहा था, गांव में से आ रहा था, खैरथल जा रहा था, तो आते समय उसने ट्रैक्टर वाले ने टक्कर मार दी। ये हरसौली मेन फाटक आगे फाटक से। ट्रैक्टर फरार हो गया? हाँ, फरार हो गया। आप किस पे थे? मैं बाइक पे था। घटना कितने बजे की है? ये 12 बजे की। उसके बाद क्या निकल आया आपको? उसके बाद वही घटने वाले लेके गए थे, एक दूसरा वही लेके गया, वहाँ पट्टी उट्टी करवा के और नहीं हरसौली हाँ सरकारी अस्पताल रेफर किया आपको। हाँ। अलवर में नजर बगीचे स्थित भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर 7 दिवसीय स्काउट गाइड बेसिक ग्रुप शिविर जारी है। इसमें बीएसटीसी डाइट कॉलेज, लक्ष्मणगढ़, नारायणपुर और हरसौली कॉलेज की 135 छात्राध्यापिकाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। शिविर प्रभारी सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि 20 जुलाई तक चलने वाले शिविर में अनुशासन में रहने, स्काउट गाइड के नियम, प्रतिज्ञा और पायनियरिंग सहित सीमित संसाधनों में जीवन जीने की कला सिखाई जाएगी। ये राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय अलवर की ओर से जो हमारे छात्र अध्यापिकाएं होते हैं बीएसटीसी के, उनका ये कैंप चल रहा है। 14 तारीख से शुरू हुआ है और 20 तारीख तक ये कैंप आयोजित किया जाएगा। इस कैंप में गर्ल्स आई हैं और लक्ष्मणगढ़ से केशवानंद शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डाइट अलवर, उसके बाद में राव एजुकेशन नारायणपुर, हरसौली से दीप इंटरनेशनल, शर्मा मॉडर्न कॉलेज, विभिन्न कॉलेज की लड़कियां यहाँ आई हैं। करीब कितनी लड़कियां? यहाँ लगभग 135 लड़कियों का ये शिविर चल रहा है। क्या सिखाया जाएगा? इस शिविर में स्काउटिंग गाइडिंग के फंडामेंटल हैं, उनके बारे में बताया कि स्काउटिंग गाइडिंग क्यों चलाई जाती है स्कूलों में, क्या उसका उद्देश्य है, क्या इसकी डेफिनेशन है। फर्स्ट एड, पायनियरिंग, जिसमें विभिन्न प्रकार की गांठें हैं, फर्स्ट एड है, कोई घटना दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो उसको कैसे प्राथमिक उपचार देते हैं, उनके बारे में बताया। कैंप क्राफ्ट जो हमारे स्काउटिंग गाइडिंग की कला होती है,
कैंप में हमको कौन कौन से औजारों की ज़रूरत होती है उनके बारे में बताया। सीमित संसाधनों में हम अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित रूप से रख सकें, कैसे वो जीवन यापन कर सकें, उसके बारे में इनको बताया गया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा, 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान। सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 23386663। विशेष धार्मिक यात्रा, 2 धाम, 10 ज्योतिर्लिंग और दक्षिण भारत दर्शन। MB टूर एंड ट्रेवल्स प्रस्तुत कर रहा है एक पवित्र और अविस्मरणीय यात्रा का अवसर, जिसमें आप दक्षिण भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों और 2 धाम, 10 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे। यात्रा प्रारंभ 16 जुलाई 2025, अवधि 20 से 22 दिन। AC बस यात्रा और अनुभवी गाइड। मुख्य स्थल कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी, रामेश्वर धाम, शिरडी साईं बाबा, सीता गुफा, द्वारिकापुरी धाम, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ आदि। विशेष सुविधाएं, घर जैसा शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन, AC बस यात्रा, अनुभवी गाइड, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, उत्तम खान पान की व्यवस्था। किराया स्लीपर 35,000 रुपए, सीट 27,000 रुपए। संपर्क करें भरतपुर 9414695697, अलवर 8439892610। MB टूर एंड ट्रेवल्स, श्रद्धा और सेवा के साथ। हाथ, ये जो हाथ है ना, सिर्फ लकड़ी ही नहीं, हमारा कल भी तराशते हैं। ये कभी बाएं मुड़ो कभी दाएं मुड़ो ही नहीं, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये हाथ केवल सिलाई नहीं करते, देश को नया रूप देते हैं। बंद हो या हो कोई स्ट्राइक, इनका शटर हमेशा खुल जाता है। इन हाथों का यही तो आपसे नाता है। ये हाथ केवल हल नहीं चलाते, ये हाथ मिट्टी से सोना उगाते हैं। ये हाथ देश चलाते हैं। इनकी तरक्की में ही देश की तरक्की है और इन्हें हम आसानी से लोन देकर अपना फर्ज निभाते हैं। कैप्री लोन्स फर्ज निभाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नीमराना क्षेत्र की सिटी सेंटर सोसाइटी में राधा कृष्ण, दुर्गा माता, हनुमान मंदिर और शिवालय का लोकार्पण किया। वहीं विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर पूजा विधि आचार्य विक्रम दत्त शास्त्री एवं पंडित रविंद्र शर्मा के नेतृत्व में संपन्न करवाई गई। साथ ही पार्ले स्कूल की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर को गुलदस्ता भेंट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बाबा खेतानाथ मंदिर के महंत शंकरनाथ महाराज, पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना, जिला भाजपा अध्यक्ष महासिंह चौधरी, पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल सहित अध्यक्ष बलवान सिंह यादव, सविता यादव, अंजलि यादव और BS चौधरी आदि शामिल हुए। वहीं भजन संध्या में महाराज कुतिनाथ, रूपदास महाराज, मुनिनाथ महाराज एवं शिव कृपाल महाराज ने भजन प्रस्तुत किए। रामगढ़ क्षेत्र के ललावंडी स्थित राजकीय मिडिल स्कूल में राज्य सरकार के पौधरोपण कार्यक्रम के तहत उत्साह से भागीदारी की गई। विद्यालय परिसर एवं आसपास के क्षेत्र में करीब 100 बच्चों सहित अध्यापकों ने लगभग 500 पौधे लगाए हैं। इसके अलावा उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी लिया है। यह कार्यक्रम पौधरोपण प्रभारी सुरेश चंद मीणा और संस्था प्रधान ज्योति बाला के निर्देशन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर शिक्षक मौजी राम जैन, कुसुमलता, नितिन कुकरेजा, सरोज देवी, कविता जाटव, ग्राम सचिव नितिन, SMC सदस्य और ग्रामीण मौजूद रहे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में वाकपीठ सलाहकार मंडल एवं कार्यकारिणी की सत्रारंभ बैठक संपन्न हुई। डाइट हॉस्टल में आयोजित बैठक की अध्यक्षता RR कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर रितु माथुर ने की। इस बैठक में सत्र 2025-26 में डाइट के IFIC प्रभाग द्वारा किए जाने वाले शोध पर चर्चा हुई। साथ ही कार्य योजना का एजेंडा तैयार किया गया। वहीं डाइट प्रधानाचार्य ओम प्रकाश ने शोध में नवाचारों के प्रयोग के बारे में चर्चा की। साथ ही डॉक्टर अनीता सोनी द्वारा शोध के महत्व एवं आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर गत सत्र की शोध पुस्तिका का विमोचन भी हुआ। प्रभागाध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही बिल्व पत्र का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। समाजसेवी एवं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश सिंह के जन्मदिन पर अनेक जगह पौधे लगाए गए। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल महुआ खुर्द में अतिरिक्त परियोजना समन्वयक और प्रधानाचार्य सहित स्कूल स्टाफ ने पौधरोपण किया। अवधेश सिंह ने खुद भी अशोक का पौधा लगाकर सभी की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। उधर प्रधानाचार्य भगवान सहाय शर्मा ने बताया कि वे मीडिया के जरिए जनता की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाकर हल करवाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उनके 65वें जन्मदिन पर विद्यालय परिसर में अशोक, जामुन और बेलपत्र आदि के पौधे लगाए गए हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक मनोज कुमार शर्मा, शिक्षक सुरेश चंद और रामकेश मीणा आदि मौजूद रहे। उधर इसी क्रम में हंस आश्रम तलाई पर विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए। साथ ही दिव्यांगजन संस्थान की ओर से पौधों को सुरक्षित रखने का संकल्प भी लिया गया। संस्थान से जुड़े सतीश कुमार और पालिका उपाध्यक्ष रहे शिवचरण ने बताया कि हंस आश्रम तलाई और शमशान घाट पर पौधे लगाए गए हैं। इस अवसर पर जगदीश प्रसाद चौधरी, जगदीश प्रसाद मीणा, मनोज जोशी, सरपंच प्रतिनिधि ताराचंद चौधरी और सूरज मीणा आदि मौजूद रहे। राजस्थान के उपलक्ष्य में हंसतलाई मायामोक्ष धाम और सरकारी स्कूल में पौधरोपण किया गया था, जिसमें पौधरोपण के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश राजपूत जी के नेतृत्व में लगाए गए थे। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने फलदार और छायादार पौधे लगाकर अपना जन्मदिन मनाया। आज हंस आश्रम तलाई पर पौधरोपण किया गया। दिव्यांगजन कल्याण समिति और नगर पालिका मालाखेड़ा की ओर से आज हंस आश्रम तलाई पर पौधरोपण किया गया और हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय अवधेश सिंह जी का जन्मदिन सर्व समाज के लोगों के द्वारा, मालाखेड़ा नगर पालिका के द्वारा, दिव्यांगजन समिति के द्वारा पौधरोपण करके मनाया गया और सभी ने उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की। पैंतपुर गांव के सिक्का की ढाणी में रास्ता खराब होने की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते में दलदल के कारण लोग फिसलकर गिर जाते हैं। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत पर ध्यान नहीं देने के आरोप लगाए हैं। यहाँ मंगलवार सुबह तो बच्चे विद्यालय भी नहीं जा सके। स्थानीय निवासी अशरीफी ने बताया कि पंचायत द्वारा रास्ते में एक दिन पहले ही मिट्टी डलवाई गई है, लेकिन बरसात के कारण अब यहाँ दलदल हो गया है। गुड्डी देवी और वकीला सहित अन्य महिलाओं ने भी समस्या की जानकारी दी। बालक ने पढ़ा रहा तो बालक भी प्राइवेट ना जा रहा, साधन बासी ना निकल रही, जब बालक तो घर रहेंगे ही। खूब कीचड़ हो रही, गिरार पड़ रहे हैं, और का हो रही। कोई रास्ता ही नहीं है, बच्चा ड्रेस पहन ली और कोई बस आते रोड पे ना, भीतर बस नहीं आते, बच्चा घर ही रह जाता है। फीस दे रहा प्राइवेट बच्चा पढ़ा रहा, गरीब आदमी ना कैसे कैसे बच्चा फीस भरे, बच्चा घर पे रह जाए।
क्या बात है, गांव में रोड नहीं है, सरपंच है जो सरपंच भी ऐसा ही है, रोड नहीं बनाता, मट्टी गिर गया और इस पर लिखड़ा ही नहीं जाए। खूब मना करी थी सरपंच से, मिट्टी डाल गए कच्ची, अब बच्चों को ले लेके इसमें गिर रहे हैं, सुनो ही नहीं करता, कोई बनाता नहीं है, रात दिन गिरते पड़ते, रास्ता ही नहीं है निकलने के लिए, और स्कूल भी नहीं जा रहा, ना साधन आ रहा, ना बच्चा रीत निकल रहा, ना ड्रेस से निकल रहा, और बहुत तगड़ी परेशानी हो रही, कोई नहीं सुनता है हमारी। सरपंच को मना करी थी, इस कच्चे गारे को डाल गया इधर, कोई सड़क बनाता ही नहीं, गांव में निकलने को जिग नहीं है। अकबरपुर कस्बे में मंगलवार को नाग पंचमी भक्ति भाव से मनाई गई। इस अवसर पर महिलाओं ने पूजन किया और घर में सुख समृद्धि के लिए कामना की। महिलाएं समूह के रूप में नाग पंचमी पूजने के लिए अकबरपुर जोहड़ पर पहुंची। इसके अलावा उपवास रखकर भोग लगाया। श्रद्धालु सविता गुप्ता ने बताया कि सावन का महीना है और क्षेत्र में भोले बाबा की पूजा अर्चना भी की जा रही है। वहीं कमला देवी और शीला गुप्ता के अनुसार जोहड़ स्थित नाग देवता के स्थान पर कथा सुनने के साथ ही पूजन किया जा रहा है। हम लोग मन से पूछते हैं और मन से हम लोग मतलब भक्ति से भगवान है, मतलब भक्ति यदि श्रद्धा भक्ति साथ में रहे तो भक्ति करेगी, भगवान खूब सुनेगी, क्योंकि हम भक्ति करेगी जब भगवान को दर्शन मिलेगी। ऐसी भक्ति बिगड़ भक्ति में जल्दी जल्दी पूछ के चल जाएगी, जल्दी जल्दी पूछ के आ जाएगी, वो से कभी ना मिलेगी, कभी ना मिले भगवान। तो आज भगवान नाग पंचमी आज नाग पंचमी पूजा है ना, जो भक्ति से भगवान को पूज रही है ना, जो सफल मिलेगी, सबको सफल मिलेगी। भक्ति से जो पूजेगी, भक्ति ना है तो भगवान ना है। पानी गिरे, तिलक काटे और पीछे ये गिरे और क्या क्या मानता है इसकी, कैसे? यह नाग पंडित तो कौन कौन से मोहल्ले से अपने महिलाएं आई है? ये सारी महिला आई है हमारे मोहल्ला। एक साथ हाँ बताओ जी। नाग पंचमी इसलिए मनाई जाती है कि उसके पीर नहीं था, तो वो अपने पीर को गई थी तो सर्व देवता ने उसका भाई बना, और इसलिए सब मनाते हैं और सब बिरिया भिजोते हैं और सब खुशी से मनाते हैं। अकबरपुर ग्राम पंचायत में पुरानी हवेलियां खंडहर होने के कारण गिराऊ हालत में हैं। वहीं बरसात के मौसम में जर्जर हवेलियां हादसों को निमंत्रण दे रही हैं। ग्रामीणों ने इस दिशा में कार्रवाई की मांग उठाई है। अकबरपुर में करीब 300 साल पहले अनेक सेठ साहूकार रहते थे। इनकी बहुमंजिला विशाल हवेलियां आज भी स्थित हैं, लेकिन समय बीतने के साथ ये इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। गौरतलब है कि अकबरपुर के आसपास के इलाके में सेठ साहूकारों का व्यापार चलता था। गांव में घी का व्यापार बड़ी मात्रा में होता था। वहीं इन हवेलियों को आपस में सुरंग भी जोड़ती है। बाद में व्यापारी इस गांव से पलायन कर गए। बरसात के दिनों में इनकी क्षतिग्रस्त पुरानी हवेलियों के ढहने का खतरा बढ़ गया है। इनमें लोहाटी मोहल्ले में स्थित 5 मंजिला हवेली सहित सिंधी मोहल्ला और चौपाड़ मंदिर के समीप गली भीतर मोहल्ले की हवेलियां शामिल हैं। क्षेत्रीय निवासी कपूर चंद्र गुप्ता और रोशनलाल शर्मा ने मांग की है कि इन हवेलियों को दुरुस्त किया जाए। बहुत सारी पुरानी हवेलियां हैं जिनके मालिक भी पारिवारिक रूप से मौजूद हैं। उनको इस कंडीशन में है कि कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, आसपास बच्चे खेलते हैं, उनको उन मालिकों को नोटिस दिए जाए ताकि उनकी वो रिपेयर कराएं या उनको दुरुस्त करें। ये आपसी विरासती विवाद में फंसे हुए सारी बिल्डिंग हैं, ज़्यादातर उनको दुरुस्त करवा के सरकार इस पर ध्यान दे, उन लोगों को नोटिस दे जो उनके मालिक नहीं है उनको अपने कब्जे में। बुजुर्ग लोग बताते थे हमको 300 वर्ष पुराना है। अभी जो पुरानी हवेलियाँ हैं जो सारी जर्जर हो चुकी हैं, इनके सेठ लोग जो अलवर में जा बसे हैं, नहीं तो इनको सुधारते हैं, न इनकी तरफ कोई ध्यान देते हैं, जिससे पर्यटन स्थल का कोई मार्ग खुले यहाँ पर देखने के लिए आए। और यहाँ छोटी छोटी गलियाँ इन्हीं अवैध निर्माणों की वजह से यहाँ बनी हुई है। यहाँ पर गंदगी का स्वरूप ऐसा है कि इन्हीं हवेलियों के कारण उनके मकान मालिक हैं, उनका आगे सफाई कौन करे कौन नहीं करे, ये समस्या पैदा हो रही है। ऐसी अवस्था बिल्कुल जैसे नरक लोक में होता है ऐसा काम होता है। पंचायत घर के आगे 15 मीटर दूरी पर इतनी गंदगी फैली हुई है कि उसमें से कोई आम आदमी निकल ही नहीं सकता। छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ने जाते तो भी परेशानी होती है। तो गिराव हालत में ये मकान कभी बरसात का समय? हाँ, ये लगभग सारे मकान ही ऐसी गिराव हालत में, जब थोड़ी सी बिजली भी कड़कती है तो धड़ धड़ आवाज़ आती है, धड़कते हैं सारे। कितने पुराने के कितने हवेली कितने चौकों की? यहाँ पर लगभग
30-40 हवेलियाँ ऐसी है जो बहुत जर्जर अवस्था के अंदर हो चुकी है। अब कोई भी नहीं रहते, कोई रहता भी नहीं है इनके अंदर, सब सेठ लोग चले गए, उनकी परवाही नहीं है, न बेचते हैं न किसी को सुधारने का कोशिश करते हैं। कई बार इनको सूचित भी कर दिया, लेकिन कितने चौक की हवेलियाँ यहाँ पर 3-3, 4-4 चौक की हवेलियाँ यहाँ पर जो अभी तक क्षतिग्रस्त हुई पड़ी है सारी। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को रामगढ़ के मुख्य बाजार स्थित नंदेश्वर महाराज शिव मंदिर में विशेष आयोजन हुआ। यहां भारद्वाज परिवार द्वारा सीताराम मंदिर के महंत आचार्य सुनील शर्मा के सानिध्य में पूजन करवाया गया। इसके बाद शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक जयकारों के साथ जलाभिषेक संपन्न हुआ। साथ ही भगवान शिव का मनमोहक श्रृंगार किया गया। इस मौके पर रामगढ़ ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री अजय भारद्वाज, पूर्व पार्षद एवं पत्रकार अमित भारद्वाज, विजय भारद्वाज, अनीता, चंचल भारद्वाज, हिमांशी, वंश, अनमोल, खाटू भारद्वाज, अमूल्य और दामिनी आदि मौजूद रहे। खैरथल के निकटवर्ती जगता बसई की महिलाओं ने पानी की किल्लत सहित नरेगा में समस्या को लेकर जिला कलेक्टर किशोर कुमार को ज्ञापन सौंपा है। महिलाओं ने बताया कि 2 माह से सप्लाई ठप है और गांव की एकमात्र टंकी खाली पड़ी रहती है। सरपंच को अवगत कराने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। ज्ञापन देने के मौके पर रीना, अनीता, सविता, ललिता, उषा देवी और कांता आदि मौजूद रहीं। और 2 महीने से हम 2 महीने कहीं हम तो बहुत दिन से परेशान है पानी से। तो हमारे पानी की 2 मोटर लगी हुई, लेकिन हमारे पानी सप्लाई करने वाला कोई नहीं है। सरकारी टंकी बनी पड़ी है गाँव में? सरकारी टंकी बनी हुई है, नल भी गड़े हुए हैं, 2 बोर भी हैं। 2 बोर भी हैं, लेकिन हमारे कोई 2 बोर में 2 मोहल्ले हुए पड़े हैं। एक तो बोर चलता है जो दूसरा मोहल्ला पानी पीता है, एक मोहल्ला प्यासा ही मरता है। उधर नरेगा से जुड़ी महिलाओं ने मेट को बदलने की मांग भी उठाई है। इसे लेकर भी खैरथल तिजारा कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। हमारा मैट हमको सुबह 6 बजे बुला लेता है, उसके बाद में हमारी हाजिरी नहीं करता। 9 बजे तक बाहर देख के हम आ जाते हैं, और फिर कभी हाजिरी कर भी देता है तो इतनी मतलब शराब पी के आता है, गाली गलौज देता है। हमको ये मैट नहीं चाहिए, दूसरा मैट चाहिए। और इससे हमारा जो नरेगा का सेक्रेटरी है वे भी मिला हुआ है। क्या नाम है मैट का? मैट का नाम जोगिंदर है और सेक्रेटरी का नाम जांगेड़ ब्राह्मण महासभा की ओर से खैरथल नगर परिषद आयुक्त और सभापति को ज्ञापन दिया गया है। इसके जरिए छात्रावास के लिए निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई। इस मौके पर नरेश चंद शर्मा, कैलाश चंद, धनराज, राजेंद्र कुमार, सुभाष जांगेड़, रमेश चंद शर्मा और देशराज जांगेड़ आदि मौजूद रहे। खैरथल में कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति के आह्वान पर धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें कृषि पर्यवेक्षक एवं सहायक कृषि अधिकारियों की मौजूदगी रही। इस दौरान पूर्व की मांगों पर हुए निर्णय को लागू करवाने और ऑनलाइन कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध करवाने आदि मांगे उठाई गई। वहीं शाखा अध्यक्ष रामोतार प्रजापत के नेतृत्व में सहायक निदेशक को ज्ञापन सौंपा गया है। जिलाध्यक्ष दिनेश तक्षक ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। वहीं संरक्षक मंगतूराम बसवाल, महिला संयोजिका संजू चौधरी आदि की उपस्थिति रही। तिजारा कस्बे में पौधरोपण कर समाजसेवी महावीर प्रसाद और राकेश सैनी का जन्मदिन मनाया गया। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष गुलशन गुप्ता और प्रधानाचार्य सुभाष सैनी ने कहा कि पौधे लगाना प्रकृति के श्रृंगार की तरह है, साथ ही इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। इस कार्यक्रम में सुरेश फौजी, पार्षद अनिल सैनी और विशंबर सैनी, धन सिंह, बुधराम, जसवंत, पदम सैनी और निरंजन सेन आदि उपस्थित रहे। भिवाड़ी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 5 वाहन बरामद किए हैं। थानाधिकारी देवेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में गठित टीम ने यह कार्रवाई की है। पकड़े गए शातिरों में नूह मेवात का इकलास और शाहिद शामिल हैं। इनसे कड़ी पूछताछ जारी है। रैंप हटाओ महापंचायत के तहत 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को हरियाणा प्रशासन से वार्ता की है। साथ ही हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव और रेवाड़ी जिला उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 919 पर भिवाड़ी और धारूहेड़ा की राज्य सीमा पर लगभग 4 फीट ऊंचा अवैध रैंप बना दिया गया। इससे भिवाड़ी का प्राकृतिक जल प्रवाह मार्ग भी बंद हो गया है। इस अवैध रैंप को हटाने की मांग उठाई जा रही है। भिवाड़ी के आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल में टेक्निकल वर्कशॉप एवं पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इसमें देश भर से आए पर्यावरण, स्वास्थ्य, अग्नि सुरक्षा एवं मानव संसाधन विभाग के विशेषज्ञों ने भाग लिया। मुंबई से आए अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर निखिल देसाई सहित विशेषज्ञ भावना शुक्ला, बीके साहू, सुब्रता बिस्वास, विजयश्री अत्री और डॉक्टर राकेश आर्य आदि ने प्रशिक्षण प्रदान किया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने अपना संदेश भेजकर शुभकामनाएं दी।
इसके अलावा 33 चुने हुए प्रतिभागियों को विशिष्ट अतिथि BCCI अध्यक्ष चौधरी राम नारायण सिंह ने पुरस्कृत किया। साथ ही सुरक्षा प्रदर्शनी में उत्कृष्ट उत्पादों का प्रदर्शन किया। इनमें सेफ ऑन पावर जयपुर से आए विश्वजीत राठौर और उनकी टीम ने विद्युत सुरक्षा के लिए बनाए गए उपकरण प्रदर्शित किए। वहीं मनीष राव ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन राजेश द्विवेदी एवं श्रुति द्विवेदी द्वारा किया गया। अलवर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने नाबालिग बालक से अप्राकृतिक मैथुन के दोषी युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश जोगिंदर अग्रवाल ने दिया है। लोक अभियोजक विनोद शर्मा ने बताया कि 11 दिसंबर 2024 को पीड़ित के परिजनों ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित बालक स्कूल से घर लौट रहा था। इसी दौरान टिल्लू ने उसे बहला फुसलाकर एक खंडहर में ले जाकर अप्राकृतिक मैथुन किया था। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है। आज माननीय न्यायालय पोस्को संख्या 1 के जज श्रीमान जगेंद्र जी अग्रवाल के द्वारा एक फैसला सुनाया गया है, जिसमें सरकार और यश और टिल्लू, जिसमें यश और टिल्लू को 20 साल की सज़ा तो 10,000 जुर्माना की सज़ा सुनाई गई है। प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 11/12/24 को परिवादी अपने पुत्र और पत्नी के साथ थाना कोतवाली में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 10/12/24 को मेरा बेटा जब स्कूल से छुट्टी होने के बाद पैदल घर आ रहा था तो रास्ते में यश और टिल्लू उसको बहला फुसलाकर जबरदस्ती पास के एक जंगल में ले जा खंडर में ले गया और वहाँ उसके साथ अप्राकृतिक मैथुन यानी गुदा मैथुन किया। इस प्रकार गणित को कर गया, जो कि नाबालिग बच्चा था। इस बाबत एक रिपोर्ट दर्ज गई। माननीय न्यायालय में करीब 14 गवाह और 34 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए। इनमें सब में न्यायालय में प्रोसिक्यूशन के द्वारा अपने गाँवों के द्वारा ये बताया गया कि इस प्रकार की जो घृणित घटना हुई उसको तायद की गई और न्यायालय द्वारा इसमें सबसे अधिकतम सजा 20 साल और 10,000 रुपये जुर्माना। नौगावा तहसील के ग्राम शेरपुर स्थित मंदिर पर विशाल मेले एवं चिकित्सा और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शेरपुर मंदिर समिति के अध्यक्ष रवि कपूर ने बताया कि बाबा लालदास महाराज के 485वें जन्मोत्सव पर विशाल मेला भरा। लाखों श्रद्धालुओं ने यहां बाबा के चरणों में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। इसके अलावा जागरण के साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन भी हुआ। उधर रोटरी क्लब अलवर के प्रतिनिधि नरेश गोयल ने बताया कि मंदिर समिति के सहयोग से विशाल चिकित्सा कैंप एवं रक्तदान शिविर लगाया गया। साथ ही दवाएं वितरित की गई। इस दौरान क्लब अध्यक्ष बबीता खंडेलवाल, डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता, डॉक्टर अमित, डॉक्टर सुनील गर्ग, राजेश सिंघल और मनोज जैन आदि मौजूद रहे। लालदास जी महाराज का 485वां जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें रोटरी क्लब द्वारा ये सेवा दी जा रही है। ब्लड डोनर कैंप लगवाया और आई हॉस्पिटल शराब हॉस्पिटल द्वारा आई कैंप लगाया गया और बहु चिकित्सकीय योग्य द्वारा जयपुर से व अलवर से विशेषज्ञ बुलाए गए, जिनका रोटरी क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मंदिर विकास समिति द्वारा यहाँ सब भी जितने भी यात्रीगण हैं, मरीज पेशेंट लोग आए हैं, सबके लिए भोजन की व्यवस्था फ्री की गई है। लगभग 60 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया है। आज बाबा लालदास जी के 485वें जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर रोटरी क्लब अलवर द्वारा बाबा लालदास विकास समिति नौगांव के सहयोग से एक बहुत ब्लड डोनेशन कैंप, बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर और आंखों का ऑपरेशन का शिविर लगाया गया, जिसमें अभी तक करीब 60 ब्लड डोनेशन हो चुके हैं और आंखों के ऑपरेशन वाले रोगियों को अलवर ले जाकर उनका आंखों का ऑपरेशन कराया जाएगा। मरीजों की जांच अलवर के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा व एपेक्स हॉस्पिटल जयपुर के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा की गई और जिन मरीजों की आवश्यकता थी उनको निःशुल्क दवाइयां दी गई और कुछ जांचें भी फ्री की गई। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नलदेश्वर के कुंड में डूबने से स्कीम 2 निवासी युवक की गई जान। बारिश के दिनों में जलाशयों पर जोखिम उठा रहे हैं लोग। नाबालिग साथी ने किया खुदकुशी करने वाले युवक के थाने में टॉर्चर का खुलासा। शिवाजी पार्क क्षेत्र के निवासी ने थाने से छूटने के बाद खाया था जहर। अवैध नल कनेक्शन नहीं हटाने से खफा बाशिंदों ने किया प्रदर्शन। हरदेव विहार लाल डिग्गी के निवासियों में बना आक्रोश। और प्याज बीज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बना अलवर। कई प्रदेशों से पहुंचे खरीदार।
ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।